अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। पिताजी महाराज के सामने तिलक चंद जीवन भर तलवार न उठाएगा। धन्यवाद, मगर इस समय हम एक उस्ताद हैं और गुरु जो कहे उसकी बात माननी चाहिए। आज्ञा दे गुरु महाराज। मलक चंद बोला। तिलक चंद, तुम्हारे सामने राजा कैदो खड़ा हुआ है, तुम्हारे पिता का दुश्मन। तलवार उठाओ और उससे मुकाबला करो। कहाँ है कैदो राजा? तिलक चंद ने पूछा। ये उसकी तलवार है। राजा ने अपनी तलवार हिलाई और फिर तिलक चंद ने भी तलवार उठा ली। जे चंद पीछे हट गया था। अगर ये कैदो राजा की तलवार है तो फिर ये संभाले। तिलक चंद ने एक खतरनाक वार किया और जे चंद एकदम संभल गया। अगर वो होशियारी से काम ना लेता तो उसकी एक टांग उड़ गई थी। कैदो राजा के हाथ में तलवार रहनी चाहिए महाराज, संभालें। तिलक चंद बोला और उसने पैंतरे बदल बदल कर ऐसे वार किए कि जे चंद को जान बचाना मुश्किल हो गई। एक वार को रोकते हुए उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन तिलक चंद के बाजू की सरब इतनी शदीद थी कि तलवार उसके हाथ से गिर गई और वो शशदर खड़ा रह गया था। और फिर उसने सूरत से दोनों हाथ फैला दिए। भगवान की सौगंध, अब मुझे कोई चिंता नहीं, अब मुझे कैदो राजा की भी परवाह नहीं। तिलक चंद तलवार फेंक कर उसके सीने से लग गया था। तब जे चंद ने रानी शरदा से कहा, मैं जीवन भर तुम्हारा एहसान मानूंगा, तुमने मेरी कमजोरियों को संभाल लिया। ये दासी का फर्ज था। रानी बोली, दासी नहीं, इस देश की रानी और आने वाले समय में इस देश की राजमाता। जे चंद बोला। भगवान आपकी बात की लाज रखे। रानी शरदा ने कहा। भगवान की सौगंध शरदा, बड़ी चिंता लेकर आया था, मगर मन को बड़ी शांति मिली। इस समय क्या चिंता थी महाराज? बस अब कुछ नहीं है। ज्ञान चंद के लिए जवाब मुझे तुम्हारे पास से मिल गया है, अब मैं इसे आराम से जवाब दे दूंगा। जे चंद ने कहा। कुछ मुझे भी बताएं महाराज। राजा कैदो राज बहुत हाथ पांव निकाल रहा है और उसे सबक देने की ज़रूरत है, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं, मैंने उसके लिए जवाब सोच लिया है। जे चंद ने कहा और बाहर निकल गया। रानी शरदा उसे तशवीशनाक निगाहों से देखती रह गई और उसी शाम जे चंद ने ज्ञान चंद मंत्री से कहा कि मंत्री जी, कैदो राज को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयारियां करो, लेकिन इससे कबल हमें कुछ और काम भी करने हैं। वो क्या महाराज? बता दूंगा मंत्री जी, कल दरबार नहीं लगेगा, बल्कि मैं फौजों का जायजा लूंगा। आप सेनापति को पैगाम भेज दें। जो आ गया महाराज, ज्ञान चंद ने कहा और फिर राजा से इजाज़त लेकर बाहर निकल गया। ज्ञान चंद ने सारे इंतजाम कराए और दूसरे दिन जे चंद ने फौजों का मुआयना किया। तवील अरसे से फौजों को मशक्क़त नहीं करनी पड़ रही थी, सब के सब सुस्त नज़र आ रहे थे। जे चंद ने उनके सामने तकरीर की और उन्हें हदायत जारी की। उस के बाद फौजों से बाकायदा मशक़ें और तैयारियां शुरू करा दी। जे चंद इन दिनों संभल गया था और उसे एहसास हो गया कि इसकी लापरवाहियों ने एक ख़तरनाक दुराहे पर ला खड़ा किया है। अब तो उसके सामने तिलक चंद के मुस्तकबिल का सवाल भी था। अपने लिए ना सही, वो तिलक चंद के लिए बहुत कुछ करना चाहता था। चुनाचा उसने पूरी मेहनत से तैयारियां शुरू कर दी। दूसरी तरफ तुलसी का मेला करीब आता जा रहा था और उसके लिए बहुत सी पहले तैयारियां करना होती थी। ज्ञान चंद इस सिलसिले में एक रात राजा जे चंद के पास पहुंच गया। तुलसी के मेले की तैयारियों के दिन आ गए थे महाराज। हाँ ज्ञान चंद, मैं भी उसके बारे में सोच रहा था, इन हालात में क्या करना है महाराज। तुम्हारी क्या राय है ज्ञान चंद? मैं क्या कहूँ महाराज, जैसा आप मुनासिब समझे। खैर ठीक है, मेला लगा होगा और हमेशा की मानद होगा। तैयारियां इस तरह नहीं होनी चाहिए जिस तरह होती आई है। राजाओं को दावत भी भिजवाई जाएगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। पिछले साल तो कैदो महाराज को भी संदेश भेजा था, इस बार भी जाएगा। जे चंद ने मुस्कुराते हुए कहा और ज्ञान चंद ने गर्दन हिला दी। मेले की तैयारियां शुरू हो गई। जे चंद ने इस दौरान हालात का बेगौर जायज़ा लिया था और उसने बहुत सी ऐसी बातें महसूस की जिनका उसे अभी तक अंदाज़ा नहीं था। मसलन उसकी राजधानी के लोग उसे ज़्यादा पसंद नहीं करते और उसकी हरकतों से नाला हैं और उसकी हरकारें उससे बरगश्ता रहते हैं। ये सारी बातें ऐसी थी जिन्होंने जे चंद को तशवीश का शिकार कर दिया था।
इस दौरान वह जो कुछ करता रहा था और उसके बारे में कभी उसने सोचा भी नहीं था, लेकिन अब वो बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो गया था। अभी मेले की तैयारियां जारी थी और बहुत से राजाओं को संदेश भेजे जा चुके थे और कुछ को भेजने वाले थे कि कैदो राज की तरफ से एक और वफद आया। ये वफद 5 आदमियों पर मुश्तमिल था और उसकी सरकर्दगी की जान सिंह के जिम्मे थी। करजान सिंह बड़ी मूंछों वाला एक खतरनाक शख्स था। उसने राजा जयचंद के दरबार की रसाई हासिल की और राजा जयचंद के सामने पहुंच गया। जयचंद दरबार में मौजूद था। करजान सिंह की आमद पर उसे अचंभा सा हुआ, लेकिन मरता क्या न करता कि मसद्दाक खामोश रहा। तब करजान सिंह ने राजा कैदो राज का संदेश सुनाया। महाराज कैदो राज ने महाराज जयचंद की सेवा में यह संदेश भेजा है। संदेश ये है कि चौका कैदो राज राजा सयुक्त चंद्र की दोस्ती हासिल कर चुके हैं और उनकी फौजें एक हो गई हैं। इसलिए हमें ज़मीनें भी चाहिए, अनाज भी चाहिए और दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी भी हमारी बढ़ चुकी है। चुनाचा 2 ही सूरतें रह जाती हैं। पहली सूरत तो यह है कि राजा जयचंद हमें खराज अदा करे और गले और रुपए का जो तयन हो वो साल के साल अदा कर दिया जाए, जिसका पहला बत फ़ौरन अदा होना चाहिए। दूसरी सूरत यह है कि राजा जयचंद कैदो राज की तरफ से फ़ौरन ऐलान जंग कबूल करे और मैदान में निकलकर उस बात का फैसला करे कि इस इलाके पर कैदो राज की हुकूमत होगी या राजा जयचंद की। मैं संदेशी हूँ और राजा कैदो राज का संदेश लेकर आया हूँ और उन्होंने इसका जवाब भी मांगा है। जयचंद ने ठंडे दिल से यह संदेश सुना और बोला, तुम कब वापस जाओगे करजान सिंह? जब महाराज आज्ञा देंगे। तो यूँ करो कि जल्द ही चले जाओ। मेरा ये संदेश कैदो राज के लिए ले जाओ कि वो फौजों की कुव्वत कोई हैसियत नहीं रखती। मैदान जंग बड़ी बड़ी कुव्वतों का फैसला कर देते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कैदो राज अपने ज़हन से यह सौदा निकाल दे, दोस्तों की तरह बैठ कर मुझसे बात करे। मैं तुलसी के मेले में हमेशा की तरह इस साल भी उसे दावत देता हूँ और अगर राजा कैदो राज ये दावत स्वीकार ना करे तो करजान सिंह ने पूछा, और हम बहुत सौ को यह संदेश भेज रहे हैं और उनमें से बहुत से यह संदेश स्वीकार करेंगे, बहुत से ना करेंगे। राजा कैदो राज की मर्जी है, राजा जयचंद ने कहा और करजान सिंह ने गर्दन हिला दी। मेले का दावतनामा करजान सिंह को दे गया था और वफद वापस चला गया। ज्ञानचंद ने राजा से फिर मुलाकात की थी। एक बात पूछना चाहता हूँ महाराज। पूछो। अगर कैदो राजा ने फौरन ही हमला कर दिया तो क्या होगा? फौजें तैयार हैं। एक बहुत बड़ी घटना आई है महाराज। वो क्या? खजाने का जायजा और ले लें। क्या मतलब? खजाने में कुछ नहीं रहा। अगर कैदो राज से जंग होती है तो हम तबाह हो जाएंगे। ओहो, ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? मैं कौन सी बात बताऊं महाराज? देश के हालात खराब हो गए हैं और कुछ कहा नहीं जा सकता। चिंता अलग, जनता अलग, आपसे नाला है। इस सिलसिले में क्या करना चाहिए? ज्ञानचंद राजा पुरख्याल अंदाज में कहा। जंग के लिए गला भी खरीदना होगा महाराज और हथियारों के लिए भी दौलत चाहिए, जबकि खजाना खाली हो चुका है। सबसे खौफनाक बात यह है, लेकिन कोई उपाय करना होगा। तुम यूँ करो कि खजाने में जो कुछ है उससे गले की खरीदारी शुरू कर दो। हथियारों और दूसरे अखराजात के बारे में मैं अभी सोचता हूँ। और सुनो, अभी ये बात आम लोगों को मालूम ना होने पाए कि खजाने खाली हैं। बड़े बड़े लोग तो इस बात से वाकिफ़ है महाराज, ज्ञानचंद बोला, और उनकी ज़ुबानें खरीद लो। वो लोग बिकने वालों में से नहीं हैं तो उनकी गर्दनें काट लो। वेश में खाना जंगी फैल जाएगी और ख़ास तौर से माधुचंद आपके बहुत खिलाफ हो रहे हैं। माधुचंद हमारा भाई? हाँ महाराज। वो क्यों हमारे खिलाफ हो गया? बस महाराज, मैं क्या बताऊं। देखो ज्ञानचंद, हालात को किसी तरह संभालना है और इस नाजुक सूरत हाल को अचानक तुमने मेरे सामने रखा है, ऐसे वक्त में जब मैं सारे काम एक साथ नहीं कर सकता। ज्ञानचंद ने गर्दन झुका ली। तब राजा ने कहा, ठीक है, तुम जाओ, जो कुछ मैंने कहा है वो करो और उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। और ज्ञानचंद चला गया। लेकिन जयचंद की अब रातों की नींद हराम हो गई और उसकी समझ में कुछ नहीं आया। सब कुछ हाथ से निकलता महसूस हुआ। कोई तदबीर रह नहीं गई। किसी से दिल की बात नहीं कर सकता था। बहरहाल ऐसे वक्त में उसकी निगाह अपने भाई की तरफ गई और उसने माधुचंद को बुला भेजा। इस वक्त वो राज की सियासत से काम लेना चाहता था। माधुचंद उसका सगा भाई था, लेकिन राजा जयचंद ने उसे हमेशा नज़रअंदाज किया था। वो आम आदमियों की तरह ही जिंदगी गुजारता और सल्तनत में उसे कोई खास मराआत हासिल नहीं थी। उसके अलावा जयचंद की अय्याशियाँ और उसकी ऐशो इशरत की ज़िंदगी दिल्ली तौर पर माधुचंद को उससे बरगश्ता कर चुकी थी।
माधु चंद अपने भाई जय चंद के बारे में अच्छे तासुरात नहीं रखता था, लेकिन मजबूर था। जानता था कि जय चंद के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकेगा, इसलिए खामोश था। लेकिन उसने इन उमरा के साथ दोस्ती कर ली जो जय चंद के खिलाफ थे और जो दिल में जय चंद के लिए बगावत का जज्बा रखते थे। बाज़ लोग तो ये भी सोच रहे थे कि अगर जय चंद को हुकूमत से माजूल कर दिया जाए तो उसकी जगह को किसको जय चंद को जानशीन बनाया जाए, और उसके बारे में माधु चंद ने कई बार सोचा था, लेकिन ये बात उसके जहन में थी और किसी तरह इस बात की भिनक जय चंद को पड़ी। चाहे जय चंद को पड़ गई तो उसे मार दिया जाएगा। भाई की बेतवजही ने उसे इस कदर बुज़दिल बना दिया था कि जब जय चंद ने उसे बुलवाया तो वो घबरा कर रह गया। भाई की अदम तवज्जी ने उसे इस कदर मजबूर कर दिया कि बाद औक़ात उसने छोटे मोटे कई जुर्म भी किए थे। ये दूसरी बात है कि लोगों ने उसकी शिकायत जय चंद से सिर्फ इस वजह से नहीं की कि वो रियासत के राजा का भाई है, और अब जो जय चंद का बुलावा आया तो माधु चंद की हालत ख़राब हो गई। वो काफ़ी देर तो यही सोचता रहा कि रियासत छोड़कर भाग जाए और कहीं और पना ले, लेकिन अगर सरहदों से निकलने से पहले जय चंद के आदमियों ने उसे पकड़ लिया तो उसका बुरा हशर होगा। माधु चंद खासा परेशान था और उसके बाद उस समय फैसला कर लिया कि जय चंद से मिल लेना चाहिए, और अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई तो वो जय चंद से माफ़ी मांग लेगा। वो लरजता कामता हुआ जय चंद के पास पहुंच गया, लेकिन जय चंद ने उसे नहायत मोहब्बत और प्यार से अपने करीब बुलाया और पास बिठाया। माधु चंद पहले तो उसे तंज समझा, लेकिन जब जय चंद ने उसकी खैरियत पूछी, उसके हालात पूछे, तब माधु चंद को किसी कदर ढारस हुई। महाराज की राज में ऐश कर रहा हूँ तो तुम ऐश कर रहे हो, मगर मैं किस कदर परेशान हूँ, क्या तुम्हें मालूम है माधु चंद किस काबिल है महाराज? अगर आप उसे किसी काबिल समझते हैं तो बताइए माधु चंद के लिए क्या हुक्म है। भाइयों को हुक्म नहीं दिया जाता, उनसे बब्ता कही जाती है, और इस ख्याल के साथ कि वह मदद करेंगे। अगर माधु चंद को इस काबिल समझा जाए तो ये उसकी खुश नसीबी है। मैंने एक बात सुनी है माधु चंद, क्या भाई जी महाराज तुम भी दूसरे लोगों की तरह मेरे खिलाफ हो गए हो? जय चंद ने कहा, और माधु चंद फिर घबरा गया। दुश्मनों ने उड़ाई होगी महाराज। मैं तो उसने घबराए हुए अंदाज में कहा, नहीं माधु चंद, मैं पूरी छानबीन के बाद ये बात कह रहा हूँ। बहरहाल तुमसे इस बारे में कोई बात पुरस नहीं करूँगा, मैंने तो कुछ और ही सोचा है। क्या महाराज? यही कि तुम्हें तुम्हारा हक दे दूँ। मेरे बाद हुकूमत के सही जानशीन तुम हो। तुम कहो तो राजपाट अपने जीवन में ही तुम्हारे हवाले कर दूँ। जी आप क्या कह रहे हैं भाई जी महाराज? सच कह रहा हूँ माधु चंद, खलूस दिल से कह रहा हूँ। बोलो, जवाब दो, क्या मैं इस बात का ऐलान कर दूं? नहीं भाई जी महाराज, आपके जीवन में यह नामुमकिन है। मैं खुद कह रहा हूं मेरे भाई, तुम्हें नहीं मालूम कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। क्यों कर रहे हैं भाई जी? माधु चंद, मैंने सपने में स्वर्गवासी पिताजी को देखा, रो रहे थे। रोते हुए उन्होंने मुझसे कहा कि जय चंद तूने अपने भाई माधु चंद का भी ख्याल किया कर, वो कैसे जीवन बता रहा है। बस उस वक़्त से मेरी ये हालत है। जय चंद कहने लगा और माधु चंद पसीजने लगा, और फिर उसने जज्बाती लहजे में कहा, ये सच है भाई जी महाराज कि आपकी राजधानी में मैं एक आम आदमी के सीयत से जीवन गुजार रहा हूँ। मेरे मन में क्रोध रहा है, लेकिन अब जब आपको यह एहसास हो गया तो मेरा मन साफ हो गया है। भगवान की सौगंध, आपके जीवन में मुझे राजगद्दी नहीं चाहिए। सोच लो माधु चंद। सोच लिया महाराज? क्या आप भी मेरे खिलाफ लोगों के साथी बनोगे? हरगिज नहीं भाई जी। लेकिन माधु चंद एक बात जरूर कहेगा। कहो माधु चंद। आपको एक ऐलान करना होगा। भगवान आपको जीता रखे, लेकिन आपके बाद रियासत की हुकूमत माधु चंद को मिलेगी। ऐसा ही होगा माधु चंद, मैं बहुत जल्द ऐलान करूंगा और मुझे कोई एतराज़ नहीं, जय चंद ने चालाकी से कहा। माधु चंद ने गर्दन झुका ली और थोड़ी देर तक वो खामोश रहा। फिर बोला, अब कोई ज़बान आपके खिलाफ कुछ कहे तो अपनी जगह ना रहेगी। मुझे विश्वास है माधु चंद, जय चंद ने कहा, और फिर उसने माधु चंद को रुखसत कर दिया। अंदर के सपनों को ख़त्म करना ज़रूरी था ताकि दौरान जंग अंदरूनी साजिशों से महफूज रहा जा सके, और माधु चंद को मुट्ठी में लेकर जय चंद ने एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया था। माधु चंद उसके मुखालफों का साथी था, और अगर उसके हाथ में कुव्वत दे दी जाए तो वो इन अंदरूनी मुखालफों को ख़त्म कर सकता है। और इस शानदार कारनामे के नताइज बहुत नुमाया हुए। माधु सिंह ने पहला वार श्री बलराम सिंह पर किया था। श्री बलराम सिंह बड़े बाअसर आदमी थे और उर्फ़े आम में उन्हें जय चंद का मुखालफ समझा जाता था। उन्हें शुबा भी नहीं था कि माधु चंद की काया पलट हो गई। माधु चंद ने बलराम सिंह को गिरफ्तार किया
और उनकी अमलाक पर कब्जा कर लिया गया। जयचंद ने माधु के इस इक़दाम को सराहा, यहाँ तक कि मेला करीब आ गया। तुलसी के मेले के लिए एक बहुत बड़े इलाके में बंदोबस्त किया जाता था। खूब खेल तमाशे होते, फनूने सिपागरी के मुकाबले होते। राजा पूरी शान शौकत से यहाँ आते और खजाने लुटाते थे। यही वक्त अपनी बुराई जिताने का होता था। लेकिन जयचंद के ज़हन में एक और तरकीब आई और उसके लिए उसने माधुचंद को बुला भेजा। माधुचंद अब उससे पूरी तरह मुखलस था और मैंने तुम्हें एक ज़रूरी काम के लिए बुलाया है माधुचंद। कहिए भाई जी महाराज, तुम ये रियासत कायम रखना चाहते हो? क्यों नहीं भाई जी, लेकिन तुम्हें यह भी मालूम है माधुचंद कि रियासत के खजाने खाली हो गए, हमारे पास कुछ भी नहीं। हाँ महाराज, ये खबरें मेरे कानों में भी पड़ी थी। ये हकीकत है मेरे भाई, इसका कोई उपाय सोचो। हाँ, इतना जानता हूँ कि रियासत बगैर खजाने के तरक्की नहीं कर सकती। बेशक दूसरी तरफ कैदो राज का खतरा है, मुझे इल्म है भाई जी। देखना यह है कि कैदो महाराज इस मेले में आता है या नहीं। अगर वो आ गया तो बात ठीक है, वरना फिर उसके अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता कि कैदो राज जंग की तैयारियों में मसरूफ़ है। बिल्कुल ठीक, मुझे जंग की चिंता नहीं है, लेकिन जंग करने के लिए हमारे पास खुराक और हथियारों का होना ज़रूरी है। बेशक, और उसके लिए दुरुस्त का हसूल भी इतना ही ज़रूरी है कि जयचंद गहरी सांस लेकर बोला। माधुचंद परेशान निगाहों से जयचंद की सूरत देखने लगा और उसकी समझ में ये बात नहीं आई कि जयचंद क्या कहना चाहता है। चंद शायद खामोश रहा, फिर बोला, मैं जानता हूँ माधुचंद, इस सिलसिले में सिर्फ दो ही आदमी काम कर सकते हैं, मैं या तुम। ये काम हमें इतनी राजदारी से करना चाहिए कि हम दोनों के अलावा किसी तीसरे आदमी को कानो कान भिनक ना पहुँचे, सिवाय उन आदमियों के जो तुम्हारे खास साथी हों। ऐसे कितने जानमाज तुम्हारे पास हैं जो तुम्हारे कहने पर अपनी जान निछावर कर दें? अजय चंद ने माधु सिंह से पूछा। यूं तो बहुत है भाई जी, लेकिन उनमें से चंद ऐसे हैं जो किसी मकसद की परवाह नहीं करेंगे और उनकी तादाद 100 के लगभग होगी। क्या ये 100 अफराद तुम्हारे कहने पर आग के समुंदर में भी छलांग लगा सकते हैं? आग का समुंदर कोई हैसियत नहीं रखता भाई जी। अगर मैं उनसे कहूँ तो वो अपने खून का एक एक कतरा निचोड़ देंगे। वो मेरे ऐसे ही साथी हैं। तो माधुचंद, मेरे ज़हन में एक बहुत ही शानदार तरकीब है। अगर तुम उस पर अमल करने को तैयार हो गए तो यूँ समझो कि हमें एक बहुत बड़ा सहारा मिल जाएगा। क्या तरकीब है महाराज? माधुचंद ने पूछा। तुलसी का मेला शुरू होने वाला है। कई राजे और महाराजे रियासत पहुंचेंगे और तुम जानते हो कि मेले में शामिल होने के लिए तमाम राजा और महाराजा अपनी अपनी दौलत का मुजाहरा करते हैं। इतना कुछ लाते हैं कि बाद औक़ात उनके खजाने खाली हो जाते हैं। हाँ भाई जी महाराज, ये बात मुझे मालूम है। तो माधुचंद, क्यों ना हम उनके लाए हुए खजानों पर हाथ साफ करें? जयचंद ने कहा। क्या मतलब? माधुचंद उछल पड़ा। ये काम तुम कर सकते हो माधुचंद। रात की तारीकी में ऐसी जगह को ताक लो जहां तुम्हें बहुत बड़ी दौलत मिल सके और उस दौलत को लूट लो। कत्लो गारतगरी करो, जो दिल चाहे करो, लेकिन इस सिलसिले में बहुत होशियारी से काम करना होगा। तुम्हें अपनी सारी जहारत इस काम पर सिर्फ करना होगी। माधुचंद का चेहरा सुर्ख हो गया। वो इस अजीबोगरीब तजवीज़ को सुनकर हैरान रह गया। काफ़ी देर तक वो जयचंद की सूरत देखता रहा और उसका भाई इतना चालाक होगा वो सोच भी नहीं सकता था। फिर उसने कहा, काम दिलचस्प है भाई जी, परंतु अगर ये राज खुल गया तो रियासत की बदनामी नहीं होगी। नहीं माधुचंद, हम ऐसी तरकीब करेंगे कि अगर राज खुल भी जाए तो हम पर आंच ना आए, और इसमें ज़्यादा ज़रूरत तुम्हारी और तुम्हारे साथियों की जहानत की है। वो कैसे महाराज? देखो, अगर तुम राजा कल्याण सिंह के डेरे पर डाका डालते हो तो तुम्हारे जिस्मों पर और तुम्हारे आदमियों के जिस्मों पर रियासत भलवाना का लिबास होना चाहिए। अगर उसका कोई आदमी वहां पाया भी गया तो फिर उन दो रियासतों में चल जाएगी और एक दूसरे के खिलाफ यही सोचा जाएगा कि भलवाना के आदमियों ने राजा कल्याण को लूटने की कोशिश की। यूँ उन दिनों दोनों रियासतों में चल जाएगी और मैं इस समय अपना काम अंजाम दूंगा, यानी इन दोनों में सुलह सफाई कराने का काम मुझे अंजाम देना होगा और तुम अपना काम करोगे, यानी सारा खजाना लूट कर भाग जाओगे। तुम लोगों की कोशिश यही होगी कि मौका पर मौजूद तमाम लोग जल्द से जल्द भाग जाएं। और उसके बाद क्या होगा जानते हो? जयचंद पूछा। क्या होगा भाई जी? माधुचंद ने सरसराती आवाज में पूछा। उसके बाद ये होगा, कल्याण सिंह के आदमी राजा भलवाना पर हमला करेंगे और उसकी दौलत को लूटेंगे। असल में वो तुम ही होगे और लोग ये समझेंगे कि राजा कल्याण सिंह की तरफ से जवाबी कार्रवाई है।
जे हो भाई जी, जे हो, बड़ी शानदार तरकीब है, माधोचंद ने कहा। इस तरह से चंद और वाकयात भी होंगे, लेकिन माधोचंद यकीन करो, हम लोग वो कुछ हासिल कर लेंगे जो हमारी तवक्का से बढ़कर होगा। थोड़े दिनों के बाद मेला ख़त्म कराने का ऐलान करा दूंगा और उन सब से कहूँगा कि मैं जल्द ही सारे के सारे वाकयात की तहकीकात कराऊंगा, लेकिन इसमें आहीन बड़ा सहारा मिल जाएगा और ये काम तुम ही कर सकते हो, इसलिए कि ये रियासत सिर्फ मेरी नहीं तुम्हारी भी है। आप चिंता न करें भाई महाराज, आप जो कह रहे हैं, लेकिन माधोचंद तुम्हें अपने आदमियों को पक्का करना होगा। जो कुछ तुम उनसे कहोगे वही वो कहेंगे। अगर तुम्हारा कोई आदमी किसी के हाथ आ जाए तो सीधी सी बात है, वो खुद को वहीं का साबित करेगा जिस रियासत का उसने लिबास पहना होगा। फिक्र न करें भाई जी महाराज, ऐसा ही होगा, माधोचंद ने मुस्कुराकर कहा। तो क्या मैं उम्मीद रखूं कि तुम इस सिलसिले में काम शुरू कर दोगे? अब पूछने की जरूरत नहीं है भाई जी, आपकी आज्ञा का पालन होगा, माधोचंद ने कहा। फिर दोनों भाई देर तक आपस में गुफ्तगू करते रहे। माधोचंद के चले जाने के बाद जयचंद के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। जयचंद हुकूमत करना जानता था। माधोचंद उसने जीवन का एक बड़ा हिस्सा आराम चैन से गुजारा है, लेकिन अगर रियासत की ज़रूरत ही पेश आ जाए तो अजयचंद अपना जवाब नहीं रखता। देर तक हंसता रहा और देर तक कहके लगाता रहा। तुलसी के पहले की रौनक शबाब पर थी और सबसे खास बात यह थी कि कैदोराज भी मेले में शरीक हुआ और उसका डेरा बहुत शानदार था। जोरों जवाहर से लदे हुए कई हाथी उसके डेरे पर झूमते रहते। नाच रंग की महफिलें हर वक्त जमी रहती और उसके साथ तकरीबन 700 सोमवार कराए गए। महामंत्री ज्ञानचंद ने उन लोगों का स्वागत किया और बड़ी खातिर मदारत की गई। कैदोराज बज़ाहिर बड़ी अच्छी तरह से उनसे मिला, लेकिन उसके दिल में कुछ वही था। मेला तो हर साल ही होना था, लेकिन इस बार का मेला अजीब था। इस मेले में बहुत सी साजिशें जन्म ले रही थी। रौनक भी इसबाब सबसे ज़्यादा थी और दिन हो या रात हर वक्त रोशनी रहती, खूब नाच रंग होते। जयचंद की रानियां भी मेले में आईं और फिर एक शाम शरदा रानी भी तिलक चंद के साथ मेला देखने आई और उसके लिए खासे इंतजामात किए गए। तिलक चंद हाथी पर बैठा था और मेले के मनादर से लुत्फ अंदोज हो रहा था। रानी ने रात को यहाँ क्याम करने का फैसला कर लिया और उसके लिए एक झरने के किनारे खैमे लगा दिए गए और वहाँ उम्दा इंतजामात कर दिए गए। रात को बहुत से नए खेल शुरू हुए तो रानी शरदा अपने खैमे का पिछला दरवाज़ा खोल कर बैठ गई। दूसरी तरफ शोध हंगामा था, उस तरफ सुकून था। झरने से बनने वाली छोटी सी खूबसूरत नदी नगमा बारी कर रही थी। रानी उस नदी के शफाफ पानी को देख रही थी और फिर उसकी निगाह एक 9-10 साल लड़की पर पड़ी जो छूता सा घाघरा पहने जवान लड़कियों की तरह कलसा कमर पर रखे नदी के किनारे आगे बढ़ रही थी। ऐसे किसी मुनासिब जगह की तलाश में जहां से वो कलसा पानी में डुबोकर पानी भर सके। ना जाने क्यों रानी शरदा को बच्ची की ये अदा बहुत पसंद आई और उसने एक चौधार को आवाज़ दी और चौबेदार उसके पास पहुंच गया। इस लड़की को देख रहे हो? जी रानी जी। इसे प्यार से यहाँ बुला लाओ, कहना बस थोड़ी देर के लिए आ जाए, रानी ने हुक्म दिया और चौबेदार लड़की की तरफ दौड़ गया। रानी वहाँ से दूर के मनाज़र देखती रही। चौबेदार ने खैमे की तरफ इशारा किया और लड़की उस तरफ देखने लगी। फिर उसने गर्दन हिलाई और खानी कलसा कमर पर रखा और मटकती हुई रानी की तरफ आने लगी। कैसी प्यारी बच्ची है, रानी सोच रही थी और थोड़ी देर के बाद हसीन बच्ची उसके पास पहुंच गई। उसकी गर्दन झुकी हुई थी। क्या नाम है तुम्हारा बेटी? चंपा कली, बच्ची ने जवाब दिया। तुम्हारी तरह प्यारा नाम है। किसकी बेटी हो? पिंडत राम नारायण की। कहाँ से आई हो? जूनगढ़ी से। तुम्हारे माता पिता भी साथ होंगे? माता नहीं है, पिताजी हैं, बस मैं उन्हीं के साथ आई हूँ। क्या करते हैं तुम्हारे पिताजी? बागों का हाल बताते हैं, सितारों की चाल बताते हैं। अच्छा, ज्योतिषी हैं वो, मैं क्या जानूं। शक्लो सूरत से तो वो कोई राजकुमारी लग रही थी, लेकिन बाद औकात भगवान की भी हुस्न की तकसीम में कोई ख्याल नहीं रखते। तुम कहाँ ठहरी हो चंपा कली? वहाँ पहाड़ के उस पार। इतनी दूर से पानी भरने आई हो? हाँ, बच्ची ने गर्दन झुकाए झुकाए जवाब दिया और अभी तक उसने एक बार भी गर्दन नहीं उठाई थी। डर नहीं लगता तुम्हें? नहीं। तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? वहाँ मेले में काम करने गए हैं। तुम अपने डेरे पर अकेली थी? हाँ। आओ कुछ देर मेरे पास बैठो और हाँ, गर्दन तो उठाओ, मुझसे डरने की जरूरत नहीं, रानी ने कहा और बच्ची ने गर्दन उठाई। रानी ने उसकी हसीन आंखों में देखा और हिल कर रह गई। ये आंखें
आंखें तो देखी वाली है। हाँ, ये अनोखी खामोश पुरइसरार आंखें कुछ कहती हुई ना जाने क्या। रानी उन आंखों के सैर में गिरफ्तार हो गई, देखती रह गई। नहीं, ये आंखें उसके हवास पर मुसल्लत हो गईं। तब बच्ची की आवाज़ उभरी, तुम दृशनी तुम। और फिर वो खामोश हो गई और रानी ने जोर से गर्दन झटकी और उसने उनकी आंखों से शहर निकलने की कोशिश की और उसका सर चकरा कर रह गया। लेकिन बदस्तूर लड़की उसे देख रही थी। रानी परेशान हो गई। लड़की के होंठों पर एक पुरअसरार मुस्कुराहट फैल गई। ये मुस्कुराहट इतनी दिलकश थी कि उसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल था, लेकिन वो इतनी मैनेखेज थी कि रानी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तुमने कब कुछ कहा मुझसे? वो बोली और पोरो की कहानी फिर से जिंदा हो गई। कौन पोरो? वही जिसकी लाश हमने बर्तनवाद में दफन की थी और उसकी सुर्ख सुर्ख आंखें ऐसे ही रोशन थीं। तुम्हारे ज़हन पर आज भी गिर्द जमी हुई है। बीते समय में भी तुम्हारी कैफियत यही थी दृशनी, मगर तुम उस समय कंधारी थी। कंधारी? रानी हैरत से बोली। हाँ, वरयोधन की माँ, 73 अशिस्तर की पत्नी और नंदराज देव ही तो था। मेरी पेश कोई दुरुस्त वीना। वो हंस पड़ी। तुम पागल मालूम होती हो लड़की, न जाने कैसी बातें कर रही हो, रानी ने कहा और लड़की ने उस पर से निगाहें हटा ली। अभी समय नहीं आया है, लेकिन मैं फिर आऊंगी आज ही रात को, उसने कहा और कलसा लेकर वापस चली गई। शारदा ताज्जुब से उसे देख रही थी और उसकी समझ में एक भी बात नहीं आई थी, लेकिन लड़की के मुंह से निकला एक एक लफ्ज उसके दिमाग पर हथौड़े बरसा रहा था। उसकी आंखें, वो हसीन और पुरइसरार आंखें उसने कहाँ देखी हैं? ये आंखें उसके जहन को क्यों टटोल रही थी? कौन है वो? कौन है? रानी शारदा कोशिश के बावजूद लड़की को नहीं रोक सकी। हाँ, जब वो निगाहों से उजल हो गई तो रानी की कुव्वतें वापस आ गई और वो शदीद परेशान हो गई। फिर उसने चौबेदार को आवाज़ दी और चौबेदार हाजिर हो गया। जी महारानी जी। करण सिंह को बुलाओ, शारदा ने कहा और चौबेदार बाहर निकल गया। मगर करण सिंह खेमे का निगरान था और उसने अंदर आकर दोनों हाथ जोड़ दिए। करण सिंह? जी रानी जी। वो पहाड़ देख रहे हो? वो जो सामने वाले पहाड़? जी रानी जी। वो 4 जवानों को लेकर उस तरफ चले जाओ। पहाड़ों के पीछे भी मेले में आने वालों ने खेमे लगा रखे हैं और उनमें एक खेमा पिंडित राम नारायण का है। वहां जाओ और उस खेमे में जो कोई हो उसे ले आओ। उन्हें गिरफ्तार करके लाओ रानी जी। ओह नहीं, मगर पिंडित राम नारायण हो तो उन्हें तुम मेरा संदेश देना और कि मैंने उन्हें बुलाया है। वो अपनी बेटी के साथ आ जाए और अगर सिर्फ लड़की हो तो उसे ही बुला लाना। जाओ। वो अभी यहाँ से गई है। जो आ गया देवी जी, किरण सिंह ने कहा और भरचंद लोगों को लेकर चला गया। राणा शारदा हैरान परेशान रह गई। चंपा कली कौन है? मासूम लड़की ने जो बातें की थी और उसमें से एक बात भी जो समझ में आई हो। क्या कह रही थी वो? और आगे बढ़कर उसकी आंखें, ये आंखें मेरे दिमाग में कहाँ छुपी हुई हैं? काफ़ी देर गुजर गई लेकिन करण सिंह वापस नहीं आया। हाँ, थोड़ी देर के बाद तिलक चंद वापस आ गया। वो बहुत खुश था। रानी शारदा उसे देखकर अपनी कोफत भूल गई। हो आए मेले में? हाँ माता जी, बड़े खेल तमाशे हुए। वहाँ तो तलवारबारी हो रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं भी हिस्सा लूं। नहीं बेटे, अव्वल तो तुम राजकुमार हो। राजा या राजकुमार सिर्फ घुमसान के रण में तलवारें निकालते हैं, वो ऐसे मुकाबलों में हिस्सा नहीं लेते। दूसरे, तुम अभी छोटे हो। बस मुझे पता था कि आप भी ये पसंद ना करेंगी, इसीलिए मैंने हिस्सा नहीं लिया। बहुत अच्छा किया तुमने। अब आराम करो। नींद तो नहीं आ रही माता जी, पर ठीक है, जो आ गया, तिलक चंद ने कहा और लिबास तब्दील करके अपने बिस्तर पर चला गया। रानी अब भी उलझी हुई थी और उसके ज़हन में बार बार वो आंखें उभर रहती। और फिर कर्ण सिंह वापस आ गया। उसके साथ ना तो लड़की थी और ना कोई और रानी ने सवाल या निगाहों से उसे देखा। आपने उन्हीं पहाड़ों के लिए कहा था ना रानी जी? और उसने पहाड़ों की तरफ इशारा किया। हाँ, क्यों? उधर तो जंगल ही जंगल है, एक भी मिनश उस तरफ नहीं है। नहीं है? रानी ने हैरत से पूछा। जी रानी जी, लेकिन लड़की ने तो उसी तरफ इशारा किया था। मेरे साथ दूसरे भी थे, आप इनसे पूछ लें, करण सिंह ने कहा। नहीं, तुम ठीक कह रहे होगे, जाओ आराम करो, रानी ने कहा और कर्ण सिंह बाहर निकल गया। रानी बेकल थी और उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था और जब उसका ज़हन बुरी तरह थक गया तो वो आराम करने लेट गई। तब आंखों में फिर वही सूरत बराई। चंपा कली, ये नाम कोई हसीयत ज़रूर रखता है और उस नाम से जहन में कुछ ख्वाब से उभरते हैं। क्यों? आखिर क्यों? दफ्तर वो चौंक पड़ी और किसी ने उसके पाँव का अंगूठा पकड़कर हिलाया था। ये कौन हो सकता है? उसने हैरत से पूछा
और आंखें खोल दी। उसकी पांति खड़ी थी और खेमे में जैसे चंद्रमा उतर आया था। हाँ, वो चंपा कली ही थी। रानी श्रद्धा हैरत से उछल पड़ी और दूसरे लम्हे वो उठकर बैठ गई। तुम? उसने मुतहय्याना लहजे में पूछा और लड़की के होंठों पर वही सुबक सी मुस्कुराहट फैल गई और उसके सफ़ेद दांत तारीकी में चमकने लगे। मैंने कहा था ना कि मैं फिर आऊँगी, लेकिन उस वक़्त तो काफ़ी रात हो गई है। और तुम यहाँ कैसे आई? क्या तुमने पहाड़ों से यहाँ तक का रास्ता अकेले ही किया? रानी श्रद्धा ने कहा और फिर खुद ही अपने सवाल पर चौंक पड़ी। लड़की के जवाब देने से कबल ही वह बोल पड़ी, लेकिन तुमने मुझसे झूठ भी तो बोला था। झूठ? और लड़की ने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ झूठ। तुमने कहा था कि तुम्हारा खैमा पहाड़ों के पीछे है और तुम वहाँ अपने बाबा के साथ रहती हो। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन वहाँ तो कोई खैमा नहीं। मेले में शरीक होने वालों में से किसी ने भी इस तरफ क़याम नहीं किया। तुम्हें कैसे मालूम? चंपा कली ने पूछा। मैंने तुम्हारी तलाश में आदमी वहाँ भेजे थे, रानी श्रद्धा ने जवाब दिया। खैर छोड़ो इन बातों को, तुम्हें इन बातों से क्या लेना है? आओ मैं तुम्हें डेरा दिखाऊं, लड़की ने कहा और उसके सहरतराज आंखें फिर रानी श्रद्धा के दिल में हलचल मचा रही थी। अभी तक उसे याद नहीं आया था कि ये आंखें उसने कहाँ देखी हैं और वो इन आंखों से क्यों मुतासर होती है।